नमस्ते। इस समय जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार चारों तरफ जो है वो चर्चा हो रही है, लगातार उन चुनावों को लेकर के तमाम तरीके की बातचीत हो रही है, तमाम सारी सियासी गुणा और गणित समझाई जा रही है। इन सारे चुनावों के बीच में अलग-अलग दलों को भी उनको लेकर के खासी चर्चा है, खास करके उत्तर प्रदेश से जाकर के राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में चुनाव लड़ने वाली समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को लेकर के। चूंकि बहुजन समाज पार्टी जो है वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ समझौता करके 2 राज्यों में चुनाव लड़ रही है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में अकेले चुनाव लड़ रही है। उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जो है वो ऐलान कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश में उम्मीदवार उतारने के बाद राजस्थान में भी वो चुनाव लड़ेंगे। 74 सीटों पर वहां पर चुनाव मध्य प्रदेश में वो उम्मीदवार उतार चुके हैं और 5 सीटों पर फिलहाल जो है वो राजस्थान को लेकर के बातचीत हो रही है, यानी उम्मीदवार उतारने की बातचीत, यानी गठबंधन की बात नहीं हो रही, उम्मीदवार उतारे जाने की। अब इन सियासी दलों का क्या इफेक्ट रहेगा, ये आखिर बिना किसी तैयारी के, बिना किसी सियासी जमीन के, ये जो सियासी दल हैं वो उन राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए क्यों जा रहे हैं और क्यों इतनी जो है आक्रामकता से बात कह करके वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे? आज हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आत्मजीत सर हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, मैं सीधे बात करूं, पहले बहुजन समाज पार्टी की बात कर लें, चूंकि वो 3 राज्यों की बात कर रहे हैं। एक तरफ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जीजीपी के साथ समझौते के साथ, और राजस्थान में 200 से ज्यादा सीटों पर चुनाव, वहां पर मतलब पूरे सीटों पर चुनाव, लगभग सारी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं वो। 200 नहीं, 200 सीटें वहां पर हैं, तो उन सारी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। अब कितने लड़ते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन सर, आखिर बिना किसी सियासी जमीन के, बिना किसी तैयारी के इतना बड़ा फैसला लेना, या इन राज्यों में इतनी सीटों पर चुनाव लड़ना इतना जरूरी क्यों हो गया है इन दलों के लिए, जो अचानक से इस तरीके से और इतनी आक्रामक रूप में, इतना आक्रामक तरीके से ये लोग चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं? नमस्कार राम प्रकाश जी। जैसे कि आपने बात की, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, ये 4 स्टेट्स हैं जिसमें समाजवादी पार्टी अपने तरफ से इलेक्शन लड़ रही है। राजस्थान में तो आम आदमी पार्टी भी है, उसमें हनुमान बेनीवाल की जो है आपकी आरएलपी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी है, जो चंद्रशेखर आजाद, जो आजाद पार्टी के कांचीराम के संस्थापक हैं, उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रही है। और मध्य प्रदेश में, जैसे कि आपने कहा, गोंदवाड़ा जो जनतांत्रिक पार्टी है जीजीपी, उसके साथ इनका टाइप हुआ है। मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि 2018 के इलेक्शन में इस पार्टी का टाइप समाजवादी पार्टी के साथ था। जो उन्होंने 6 सीटों पे मध्य प्रदेश में इलेक्शन लड़ा था, उसमें 1 सीट समाजवादी पार्टी को मिली थी। वो इसी पार्टी की वजह से थी, क्योंकि वहां के जो ट्राइबल्स हैं उन्होंने समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया था, और उसका उसका फायदा उनको 2019 और 22 के इलेक्शन में बुंदेलखंड और इधर के करीब 17 डिस्ट्रिक्ट में 2% पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में, तो उसका फायदा भी समाजवादी पार्टी को 2019 और 22 के इलेक्शन में मिला था, क्योंकि चंबल ग्वालियर का जो इलाका है वो बुंदेलखंड के साथ लगता है, और कुछ कुछ समीकरण जो हैं उसे उन इलाकों के मध्य प्रदेश से मिलते जुलते हैं। अब मध्य प्रदेश की बात कर लें तो जैसे राजस्थान की बात कर लें, तो आपने कहा कि बीएसपी 200 सीटों पर लड़ रही। 2018 में उन्होंने 6 सीटें जीती थी, 190 सीटों पे इलेक्शन लड़ी थी। उनका वोट परसेंटेज जो था उस टाइम पे 4.03 था, और 2003 के इलेक्शन में उनका वोट परसेंटेज 3.48 था, और 25 सीटों ने डिफरेंस में किया था इलेक्शन में राजस्थान के। और उसकी वजह से जो है ये इलेक्शन बहुत क्लोज चला गया था, और उसमें फिर कांग्रेस जो थी वो इलेक्शन जीती थी। आम आदमी पार्टी भी राजस्थान में इलेक्शन लड़ रही है। चंद्रशेखर आजाद के साथ जो है हनुमान बेनीवाल इलेक्शन लड़ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल अपने भाई की सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अपने भाई को इस बार टिकट नहीं दिया खिंडवासार में, और 2 एमएलए उनके सिटिंग हैं। उनमें एक भोपालगढ़ के पुखराज गर्ग हैं, और एक आपके मेरता के इंदिरा देवी बावरी। ये 2 सीटें उनकी आई थी 2018 के इलेक्शन में, तो वो 10 सीटें लड़ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद के साथ। तेलंगाना में बीएसपी की कोई भी सीट 2018 में नहीं थी, तब भी उन्होंने 106 कैंडिडेट तेलंगाना में खड़े किए हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो गोंदवाना गणतंत्र पार्टी और बीएसपी ने एक अलायंस बनाया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इलेक्शन लड़ने के लिए। तेलंगाना और राजस्थान में बीएसपी जो है वो अकेले इलेक्शन लड़ रही है। ये जो उनके जो रामजी गौतम हैं, राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट, उन्होंने बलबीर सिंह जो
गोंदवाना गणतंत्र पार्टी के प्रवक्ता थे, उनके साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस ये किया था कि दलित और ट्राइबल वोट, SC ST वोट का हम लोग अलाइनमेंट करेंगे और 2024 के लोकसभा इलेक्शन और 2027 के उत्तर प्रदेश इलेक्शन पे भी नजर रखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया 17 सीटों पे यूपी में, 17 असेंबली सीटों पे और 3 पार्लियामेंट सीटों पे थोड़ा बहुत प्रभाव इनका बुंदेलखंड एरिया में है। तो उसका फायदा जो पहले समाजवादी पार्टी को मिला वो इस बार बीएसपी को मिलेगा। इसमें अलायंस में एक और पार्टी है, उसका नाम है समानता दल, छोटा दल है, वो भी इस टाइप में बीएसपी के साथ है। 2018 की बात करें तो बीजेपी ने 35 में रिजर्व सीटें थी, उसमें 18 सीटें बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी 35 में से 2018 के इलेक्शन में। और वो गरीबी के नाम पे कि गरीबों के मसीहा हैं मोदी साहब, और मोदी साहब ने जो स्कीम्स लॉन्च की हैं, क्योंकि वो खुद ओबीसी हैं, दलित और दलित समाज के बारे में सोचते हैं, और शौचालय के नाम पे, आवास योजना के नाम पे ये सब चीजें उन्होंने की, तो उनको 18 सीटें 35 में से मिली थी। दलित वोट जो है 17% है मध्य प्रदेश इलेक्शन में जो पॉपुलेशन का आता है, और 22% उसका ट्राइबल वोट है, इसलिए ये इलेक्शन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। डिसाइडिंग वोट जो है, जैसे मैंने आपको बताया, ग्वालियर चंबल का जो एरिया है या बुंदेलखंड का एरिया है, वो करीब SC शेड्यूल कास्ट, दलित समाज के लोग और ट्राइबल समाज के लोगों के पास डिसाइडिंग वोट रहता है, इसीलिए वोट परसेंटेज में बीएसपी इन इलेक्शंस में बेहतर करती है। जीजीपी के बारे में बहुत लोग जानते नहीं उत्तर प्रदेश में, इसके लिए मैं ये भी बता दूं कि इन्होंने 2003 में 3 सीटें जीती थी और उसके बाद से कोई इलेक्शन में सीट नहीं जीती। हालांकि लास्ट इलेक्शन में शायद 6 या 7 सीटों पर ये इलेक्शन लड़े थे, और 2008 में बीएसपी मध्य प्रदेश में 7 सीटें जीत के आई थी, जो कि 2013 में 4 रह गई थी, और 2018 में क्योंकि उनका टायर समाजवादी पार्टी के साथ, तो बीएसपी मात्र 2 सीटों पर जीती थी। 2018 में बीएसपी 227 सीटों पर लड़ी थी और सिर्फ 2 सीटें जीती थी। वोट परसेंटेज जो बीएसपी का था जब अकेले इलेक्शन लड़ी थी तो 5% था, और छत्तीसगढ़ में बीएसपी ने 2 सीटें जीती थी पर 35 सीटों पर लड़ी थी, इसलिए वोट परसेंटेज भी बेटर था और उनका स्ट्राइक रेशियो भी बेटर था। और छत्तीसगढ़ में दलित जो है वो करीब 15% रहते हैं, वाइल ट्राइबल शेयर जो है वो 32% है, इसीलिए छत्तीसगढ़ में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। वोट परसेंटेज के तौर पे माने तो क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने थी, तो 4%, करीब 3.87% वोट जो है इन्होंने वहां लिया था छत्तीसगढ़ में। तो जो ये सीट शेयरिंग अरेंजमेंट है 230 सीटों पर, उसमें बीएसपी 178 सीटें लड़ेगी, जबकि जीजीपी जो है, जो 6 सीटों में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी पिछले इलेक्शन में, वो 52 सीटों पर लड़ेगी। और 90 मेंबर इलेक्शन जो छत्तीसगढ़ की असेंबली है, उसमें बीएसपी जो है वो 53 सीटों पर लड़ेगी। जीजीपी को उन्होंने पहली बार 37 सीटों पर खड़ा किया है। एमपी में जो 47 सीटें हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व हैं और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए करीब 35 हैं। छत्तीसगढ़ में 29 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व हैं, जबकि 10 जो हैं वो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व। जी, ये है आदमी सर, यहाँ पे एक चीज को समझने में ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा कि जो ये पार्टियां हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, अब जब ये बसपा जिस तरीके से गठबंधन में लड़ रही है, सपा जिस तरीके से अकेले लड़ रही है, जिस पार्टी के साथ सपा को फायदा मिला था, क्या ये जरूरी है कि बसपा के साथ भी उस पार्टी को उतना ही फायदा मिल जाए, या उस पार्टी से जितना फायदा सपा को मिला था उतना ही फायदा बसपा को भी मिल जाए? एक सवाल, एक चीज। और दूसरी चीज ये कि क्या इस चुनाव के दृष्टिकोण से यदि ये लोग वहां पर कुछ सफलता पा पाते हैं, चाहे वो सपा की बात हो, बसपा की बात हो, गठबंधन में या अकेले, तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में भी इसका कुछ इफेक्ट दिख सकता है? जैसे उत्तर प्रदेश के इलेक्शन इन द सेंस कि लोकसभा के हिसाब से भी और फिर विधानसभा के चुनाव के हिसाब से भी, जैसा आपने जिक्र किया 24 और 27 का। अगर आप बात करें जेजेपी की, समाजवादी पार्टी के अलायंस की, तो 2018 के जो एमपी असेंबली इलेक्शंस हुए थे उसमें 52 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये लोग फाइट किए थे और एक सीट जो है समाजवादी पार्टी की आई थी। जेजेपी ने 73 सीटें लड़ी थी बट कोई सीट जीत नहीं पाई थी, और 68 जो 68 कैंडिडेट थे उनकी जमानतें जब्त हो गई थी। इनका वोट परसेंटेज करीब 1.77% था। तो अब अगर गोंद वोटर्स की बात करें, जेजेपी का जो कोर वोटर है, जो सपोर्टर है, वो उसकी प्रेजेंस जो है मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली, ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं अपने उत्तर प्रदेश के जिसमें इनका गोंद जाति का प्रभाव वोटर है।
और इन्होंने 2022 में समाजवादी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, समाजवादी पार्टी के लिए वोट किया था। बीएसपी ने क्योंकि टाइप इसलिए किया है कि उनको लगता है गोंड जाति का अगर वोट उनको इन 3 डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा तो उनकी जो फिगर है यूपी पोल्स की, लोकसभा, आगामी लोकसभा और उसके बाद 2027 के असेंबली पोल्स के लिए उनके लिए बेहतर हो जाएगी। इसमें मायावती ने अपने नेफ्यू को और पार्टी का जैसे कोऑर्डिनेशन आकाश आनंद उनको दिया हुआ है और साथ में रामजी गौतम जी हैं, उनको दिया हुआ है। राजस्थान में आपने देखा किस तरीके से जब 6 एमएलए बीएसपी के जीते और 6 एमएलए जीतने के बाद उन्होंने वहां के सीपी जोशी जो स्पीकर थे उनको चिट्ठी लिख के दी कि भाई हम ये समाजवादी पार्टी में नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि 2018 के असेंबली इलेक्शन में हमें ये कहा गया कि हम आपके दलितों के मामलों पर, पूंजीवाद के अगेंस्ट, कांग्रेस की पॉलिसीज के अगेंस्ट और बीजेपी की पॉलिसीज के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ रहे हैं। पर जब 2018 के बाद सीधे ही 2019 का लोकसभा इलेक्शन आया और मोदी जी के बीजेपी के तर्ज पे जब इलेक्शन लड़ा जा रहा था तो उस टाइम बीएसपी कहीं कॉम्प्रोमाइज नजर आई। उन्होंने इस तरीके के कैंडिडेट खड़े किए जो कैंडिडेट कांग्रेस का वोट काटे, ऑपोजिशन पार्टीज का वोट काटे, ना कि बीजेपी का वोट काटे। और ये हमें गवारा नहीं है, हमारा जमीर नहीं गवारा करता कि हम ऐसी पार्टी के साथ हैं जो बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। ये मेरा कहना नहीं है, ये उनके एमएलए का कहना है। तो इस वजह से वो पार्टी में 6 एमएलए डिफेक्ट किए और अशोक गहलोत की सरकार बनी। मध्य प्रदेश में भी इस तरीके की बातें हो रही हैं कि दलित माइनॉरिटीज, जैसे आपने कहा कल कि समाजवादी पार्टी का पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इसकी बिना पे जो है समाजवादी पार्टी अकेले इलेक्शन लड़ना चाहती है। और जो भी उनके साथ इलेक्शन लड़े थे 2022 के असेंबली इलेक्शन में, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य रहे हों, चाहे वो राजभर साहब रहे हों, और भी क्षेत्रीय पार्टी को, छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टी, जात वोट की पार्टीज, उनको कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने अपने से दूर कर दिया है। और वो ये सोच के बैठे हैं कि यादव मुस्लिम वोट बैंक के बेसिस पर वो इलेक्शन जीत जाएंगे और वो तय करेंगे कि इंडिया अलायंस की क्या रणनीति होगी। तो ये कहीं ना कहीं उनकी पॉलिटिकल नासमझ को या जल्दबाजी को दर्शाता है। मायावती ने गोंदवाना जो जो पार्टी से टाई अप करके एमपी और छत्तीसगढ़ में इलेक्शन लड़ने का काम किया है। हालांकि गोदी मीडिया का ये कहना है कि ये बीजेपी को नुकसान देगा, क्योंकि दलित वोट और आदिवासी वोट जो कांग्रेस से टूटा है वो बीजेपी को अभी तक सपोर्ट करता है 2014-19 के इलेक्शन में। पर मुझे ये लगता है ये वोट क्योंकि कांग्रेस पे वापस जाने को तैयार है, और जिस तरीके से बीजेपी ने पूंजीवाद और कॉर्पोरेट क्रोनिज्म के नाम पे जिस तरीके के चीजें की, किसान बिल्स आए 3, और उसके बाद आपने देखा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया जो है वो कॉर्पोरेट्स के लिए, माइनिंग और फायदे के लिए और कोल माइनिंग के लिए और कोल फील्ड्स के लिए छोड़ दिया गया। उससे कहीं ना कहीं ये समुदाय नाराज है और वो कांग्रेस में वापस जाना चाहता है। और बीएसपी और जेजेपी का टाई अप, जेजेपी तो आपको मैंने बताया 2003 के बाद कोई किसी को असेंबली में उन्होंने भेजा तक नहीं है। तो ऐसा क्या आन पड़ा कि बीएसपी को 200 सीटों पर, जो कि 1 सीट या 2 सीट जीतने के काबिल है, वो 200 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है। जाहिर सी बात है कि वो दलित, अल्पसंख्यक और आपके एसटी आदिवासी समाज का वोट जो कांग्रेस की तरफ वापस जाना चाहता है उसको काटने के लिए उसको कहीं ना कहीं से इशारा मिला है। और ये इनडायरेक्टली बीजेपी को मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में फायदा पहुंचाएगा, ऐसा मेरा मानना है। जी जी। सर, बसपा और सपा की हम जब बात कर रहे हैं तो बसपा और सपा भी पूर्व में जब हमने देखा है कि गठबंधन में रहे हैं उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में। इसके अलावा बाहर की बात जैसा भी आप कर ही रहे हैं कि जीजीपी का गठबंधन सपा से भी रहा है, बसपा से भी रहा है। सर, हम चुनाव के बाद इमीडिएट ये देखते हैं कि ये जो गठबंधन है वो खत्म हो जाते हैं। खास करके अखिलेश यादव जी के लिए अगर हम ये बात कहें कि भाई अभी 22 में जिस तरीके से उन्होंने कई दलों को एक साथ जोड़ा, आरएलडी उनके साथ फिलहाल जुड़ी हुई है। हालांकि सर मैं एक टिप्पणी आपकी उस पर भी चाहूंगा कि आरएलडी को एक सीट मिली थी राजस्थान के विधानसभा चुनाव में, लेकिन अब उसी क्षेत्र में अखिलेश यादव भी समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे हैं। तो अभी तक उसमें ये क्लियर नहीं हुआ है कि वो आरएलडी के सीट में आरएलडी का उम्मीदवार उतारेंगे कि अपना उम्मीदवार उतारेंगे, कैसे करेंगे, उसके बारे में भी कोई बात स्पष्ट नहीं हो पाई है। तो अगर कोई उस पर भी एक टिप्पणी मैं आपकी चाहूंगा कि आखिर जब आप यहाँ गठबंधन में हैं, हर मौके पर जयंत जो है आपके साथ खड़े दिख रहे हैं, यहाँ तक की खबरें आई मीडिया में कि उनको खूब सारा लालच दिया गया भाजपा में आने के लिए, पर वो नहीं गए आपका साथ छोड़ करके। इसके बावजूद भी आप वहां पर उनकी जीती हुई सीट के आसपास में अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं। तो ये करने की जरूरत आपको क्यों पड़ रही है? दूसरा कि ये जो क्या अखिलेश यादव को के बात अगर हम करें अखिलेश यादव की, तो क्या वो गठबंधन के अपने साथियों को साध नहीं पाते हैं? क्योंकि जिस तरीके से वो जीजीपी से उनको फायदा मिला उसके बाद भी उनसे अलग हो गई जीजीपी।
अभी इंडिया गठबंधन के लिए जो हम देख रहे हैं लार्जर पैमाने जो बड़े स्केल पर एक इंडिया गठबंधन की बात हो रही है, तो वो लगातार कांग्रेस के विरोध में उतर आए हैं अचानक से। तो ये इसके पीछे की क्या वजहें देखते हैं सर आप? आपका आपके 3 सवाल हैं, 3 सवालों का जवाब मैं विधिवत देता हूँ। पहले आपने कहा कि समाजवादी पार्टी इस तरीके से अपने अलायंसेस क्यों खत्म करती है, ये तो अखिलेश यादव ही बता सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि स्वामी प्रसाद मौर्य और उनसे एक तरह से दूर नजर आ रहे हैं और राजभर तो उनकी पार्टी छोड़ के चले गए हैं और उन्होंने पब्लिक अनाउंसमेंट करके कह दिया था जिसको जाना है जा सकता है, जिसको आना है आ सकता है। तो ये पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है। उनके फादर साहब जो मुलायम सिंह यादव थे, मौलाना मुलायम थे, वो ऐसी बातें कभी नहीं करते थे। वो तो छोटे से छोटा नेता हो या छोटू नेता हो या बड़ा नेता हो, सबके साथ एक्सेसिबल रहते थे। अखिलेश यादव के साथ ये नहीं है। हो सकता है उनको विरासत में चीफ मिनिस्टर की पद या गद्दी मिल गई हो, उस वजह से शायद उनकी उनका ये इस तरीके से वो बात करते हैं। जहां तक जीजेपी की बात है, समाजवादी पार्टी का जीजेपी से टाइप क्यों टूटा मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि जब 2022 के इलेक्शन में और उससे पहले 2019 के लोकसभा इलेक्शन में समाजवादी पार्टी को, जो मैंने आपको बताया सोनभद्र चंदौली वगैरह में बुंदेलखंड के एरिया में 2% जो ट्राइबल वोट है जीजेपी का, गोंड जाति का, वो जब उनकी तरफ पड़ा तो उनको ऐसे क्या आन पड़ी। और आजम खान के मामले में भी आप देखिए कि आजम खान को जब सजा हुई तो अखिलेश यादव का कोई बयान या कोई प्रोटेस्ट सड़कों पर नहीं हुआ। किसान बिलों के समय वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए, अपनी बिल्डिंग में से जो बैठ के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अपने स्टूडियो से, उसके अलावा वो सड़क पे नजर नहीं आए। आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने कोई बात नहीं की, जाति जनगणना के मुद्दे पर वो चुप बैठे हैं। तो जो मुस्लिम वोट है यूपी का वो सब देख रहा है, और वो देख रहा है किस तरीके से जब दिल्ली राइट्स हुए तो उसमें भी अखिलेश चाहते तो कह सकते थे कि भाई अल्पसंख्यकों पे अटैक हो रहा है। जब अल्पसंख्यकों की वो बात करते हैं तो अल्पसंख्यकों पे जब अत्याचार होते हैं, जब सरकार द्वारा उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनके लोगों को जेल में डाला जाता है, तब वो क्यों नहीं बात करते, वो क्यों नहीं हिमाकत करते कि उन लोगों को छुड़वाया जाए, क्यों पब्लिक या सिविल सोसाइटी के साथ खड़े नजर नहीं आते। तो अखिलेश यादव की एक ये कमी है और इस कमी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। जहां तक बीएसपी की बात है, बीएसपी ने एक तीर से दो शिकार किए। एक तो उन्होंने जीजीपी के साथ टाइप करके अपना बुंदेलखंड एरिया में 17 असेंबली सीट्स में अपना वर्चस्व बढ़ाया है, अपना वोट बैंक बढ़ाया है। और एमपी में अगर मान लीजिए वो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनका 4 से 5% का वोट रहता है और जीजीपी का वोट जो है वो करीब 1.77 है। अगर ये दोनों पार्टी अपना वोट इंटैक्ट रखती हैं तो 5-5.5% वोट परसेंटेज से हो सकता है कि 1 या 2 सीटें इस बार इनको मिल जाएं। ज्यादा नुकसान ये कांग्रेस पार्टी को पहुंचा सकती हैं। इसीलिए तमाम विषयों पर आप देख रहे हैं, तमाम टीवी चैनलों पर ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का इलेक्शन बहुत क्लोज होने वाला है, कि वोटर जो है वो बहुत साइलेंट है और वो सड़क पे निकल के बड़ा क्लियरली ये नहीं बता रहा है कि वो कांग्रेस को वोट देगा कि बीजेपी को वोट देगा। तो छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां इसमें स्पॉइलर का जो रोल है वो अदा कर सकती हैं। और आगामी उत्तर प्रदेश में लोकसभा इलेक्शन में इस इन चीजों का फायदा बीएसपी को मिल सकता है और पॉसिबल है कि बीएसपी जो है अपना वोट परसेंटेज बढ़ा के कांग्रेस या इंडिया अलायंस की दिक्कतें बढ़ा सकती है। और आखिर में मैं ये कहूंगा कि जो इंडिया अलायंस की आपने बात की, इंडिया अलायंस के खिलाफ बोलकर, और जयंत चौधरी का जहां तक आपने पूछा, तो जयंत चौधरी और अखिलेश का असेंबली इलेक्शंस से टाइप है। इंडिया अलायंस का स्टेट असेंबली इलेक्शंस में कोई टाइप नहीं था। वो सिर्फ पार्लियामेंट की 540 सीटों पर लोकसभा लड़ने के लिए ये इंडिया अलायंस बनाया गया। इसमें क्षेत्रीय पार्टियों का असेंबली इलेक्शन में लड़े कि ना लड़े इस पर कोई डायरेक्शन नहीं थी। तो जहां तक जयंत का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी जयंत के खिलाफ इलेक्शन राजस्थान में लड़ेगी, और अगर लड़ेगी तो फिर जयंत चौधरी स्वतंत्र हैं कि अपने 12-15 कैंडिडेट लोकसभा में लड़ने के लिए वो तैयार हैं, क्योंकि उनके पास 15 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तो इतना वोटर जाट वोटर है कि वो वेस्टर्न यूपी में अपने कैंडिडेट खड़े कर सकते हैं। और उसके आगामी 2027 के असेंबली इलेक्शन में उनका रास्ता खुल जाएगा करीब 90 से 100 कैंडिडेट लड़ाने। तो मुझे लगता नहीं अखिलेश इतनी बड़ी गलती करेंगे एक राजस्थान की सीट के लिए। वो आरएलडी के साथ अपने रिलेशंस खराब नहीं करेंगे क्योंकि उनका स्टेट लेवल पे अलायंस उनके साथ है। जी रामप्रकाश जी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इतनी ये महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। और निश्चित तौर पर अगर लार्जर स्केल की बात करें तो अखिलेश को शायद इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश को महत्वपूर्ण बनाए रखें, उत्तर प्रदेश में जो उनका वोट बैंक है उसको साधे रहें, ताकि लोकसभा चुनाव में उसका पूरा फायदा उठा करके अधिकतम सीटों पर चुनाव लड़ सकें। थैंक यू सर, शुक्रिया।